हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो, पिछले टॉपिक में जो हमने वीडियो नंबर 8 थी उसमें हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, शुरू करा दिया था। और उसमें हमने जो है 2 अधिकार कवर कर लिए थे फंडामेंटल राइट्स में। और वो हमने पढ़ा था, एक तो पहला ही था हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, और दूसरा हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो कवर कर रहे हैं, 2 पार्ट में है फंडामेंटल राइट्स, तो सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो बगैर टाइम खराब किए हुए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हम टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते, सीधे टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। राइट टू इक्वालिटी पढ़ चुके हैं, राइट टू फ्रीडम पढ़ चुके हैं, 2 हम वीडियो नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा अधिकार। और तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इसका विवरण है संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर और 24 में, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 में एक प्रावधान किया गया है कि बलात्श्रम पर रोक लगाई गई है, मतलब बलपूर्वक। आप समझिएगा इसे, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक। बलपूर्वक शर्म पर रोक, शर्म पर रोक अर्थात कि हम जबरदस्ती किसी को काम पर नहीं ले सकते। अगर हम किसी से काम कराते हैं, काम पे लेते हैं, तो वी हैव टू पे। उसका जो दिहाड़ी है, मेहनताना है, मजदूरी हमें पे करनी पड़ेगी। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकारों ने स्पेशली जो है लेबर कोर्ट बनाई हुई है। अगर किसी के साथ शोषण होता है तो हम उनका जो है वहां पे जा सकते हैं, वहां पे शरण ले सकते हैं। तो ध्यान रखना बहुत ही सिंपल सा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 कहता है कि बलपूर्वक जबरदस्ती किसी को काम पर नहीं ले सकते, काम नहीं करा सकते। अगर किसी से काम कराया है तो उसका मेहनताना देना पड़ेगा। ये है अनुच्छेद 23 में। अब आते हैं अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है ये एक्सप्लेन करता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं ले सकते। हैजर्डस फैक्ट्रीज वर्ड यूज हुआ है यहां पर। तो क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के, कम आयु के बच्चों को हम खतरनाक कारखानों में, कारखानों में, खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो इसका जो मकसद है, पर्पस है, वो क्या है, टू स्टॉप और टू चेक द चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी को रोकना है। तो वेरी सिंपल, यहां पे ध्यान रखना, अनुच्छेद 23 कहता है बलपूर्वक किसी से काम, जबरदस्ती डरा धमका कर नहीं ले सकते काम पर, जैसा कि पहले होता था जब जमींदारी सिस्टम था। या फिर 24 में बात करें, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम खतरनाक कारखानों, फैक्ट्रीज में काम पर नहीं ले सकते। तो ये था हमारे पास तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने चौथे अधिकार पर। और जो फोर्थ राइट है हमारे पास वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ आता है हमारे पास धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इट मींस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका विवरण जो है वो है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक। एक एक आर्टिकल, अनुच्छेद आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 25 की, आर्टिकल 25, अब मैं सारा यहाँ पर एक एक आपको डिफाइन करके बताऊंगा क्या क्या प्रोविजन है। तो जैसा कि आप जानते हो भारत एक सेकुलर कंट्री है, हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और उसमें था कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। ध्यान कीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 3 शब्द हमने जोड़े थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो ऐसे ही यहाँ पर अनुच्छेद 25 कहता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड कैन मैनिफेस्ट, कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अधिकार है कि किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, अपनाने की आजादी या स्वतंत्रता, एक तो ये है, और दूसरा किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो ये आजादी है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 26 पर, आर्टिकल 26। अनुच्छेद 26 में है कि किसी भी धर्म का हम प्रबंधन कर सकते हैं, राइट टू मैनेज एनी काइंड्स ऑफ रिलीजन। तो यहां पे हो जाएगा किसी भी या कोई भी जो धर्म है उसका हम धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन, मैनेज, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। तो हमें ये आजादी है, हमें ये स्वतंत्रता है कि हम अपने धर्म का किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा है अगर धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, कोई कर नहीं लगा सकती। तो धर्म के संवर्धन का मतलब है बढ़ोतरी, धर्म के संवर्धन पर कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। आप पैसे कमाते हो, जो जो आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पे टैक्स लग जाता है, लेकिन जैसे ही हम धर्म का संवर्धन कर रहे हैं, इसकी बढ़ोतरी करते हैं, तो किसी भी प्रकार का टैक्स जो है हम पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी धार्मिक स्वतंत्रता में ही आता है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 28 पर, अनुच्छेद 28 और आर्टिकल 28 में कहा गया है कि जो गवर्नमेंट प्राप्त शिक्षण संस्था है उनमें धार्मिक शिक्षा पर रोक, अर्थात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, धार्मिक शिक्षा पर रोक। ठीक है, ये हमारे पास है अनुच्छेद 28 में। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार रिव्यू लेते हैं हम इसका जल्दी से, देखिएगा 1 मिनट में ही रिव्यू ले रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल 25 कहता है इंडियन सिटीजन हैज राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड मैनिफेस्ट इट। आर्टिकल 26 कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू मैनेज हिज और हर रिलीजन। 27 कहता है if we increase our religion then government has no right to impose any kinds of tax, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा पाएगी। and article 28 कि there is ban of the religious education on government aided and government recognized educational institutions। तो ये कहा गया है कि इसमें अनुच्छेद 28 में। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का चौथा अधिकार भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार में 5वें अधिकार पर, और जो 5th फंडामेंटल राइट्स हमारे पास वो क्या है? 5वां मौलिक अधिकार है शैक्षणिक एवं
सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, इट मींस एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। और इसका विवरण है संविधान के अनुच्छेद 29 से और 30 तक, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं यहां पर अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 29 है वो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जिसे बोलते हैं, संख्यक, जो वर्ग है, वर्गों का हितों का संरक्षण, जो हित है, हितों है, उसका संरक्षण की बात हुई है। ठीक है, इसका मतलब है इन सबको ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इनका क्या कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। कोई भी उनसे उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा उनको नहीं छीन सकता, एनक्रोच नहीं कर सकता। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 29 में है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 30 में। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अल्पसंख्यकों के वर्ग के लिए ही है। तो इसका मतलब है प्रत्येक अल्पसंख्यक या प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी शैक्षणिक, मतलब कैसा, निजी, प्राइवेट, निजी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। इसकी आजादी है, इसकी स्वतंत्रता है, कर सकता है। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज राइट टू मैनेज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप देखते हो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सब क्या है, प्राइवेट, निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, और उनका प्रबंधन और निर्देशन करना हर एक नागरिक का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 कहता है प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके। और अनुच्छेद 29 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह निजी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंधन व निर्देशन कर सकता है। इसी के साथ हमारा 5वां मौलिक अधिकार फिनिश हुआ। अब हम आते हैं अपने अंतिम मौलिक अधिकार पर, और वो है 6th, जो छठा हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको नाम दिया गया है संवैधानिक उपचार संबंधित अधिकार। उपचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उपचार संबंधित अधिकार, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसका विवरण है वो है संविधान के अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। अब आप कहोगे जी 31 कहां गया, 29 पढ़ा दिया, 30 पढ़ा दिया, अब आप सीधे 32 पे आ गए, 31 कहां गया। तो ध्यान करो 31 में होता था राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमने 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार संबंधित अधिकार अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, इसको अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान देना, संविधान की आत्मा। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? अगर ये कहा जाए संविधान की आत्मा क्या है, तो आंसर होगा प्रस्तावना, जो हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अंबेडकर ने
किसको संविधान की आत्मा का है, तो वो आंसर हमारे पास क्या होगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार संबंधित अधिकार। और इसके तहत हमारे पास 5 रिट आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कईयों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन आज मैं इतने सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं, आपको तुरंत 5 रिट हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो इसके तहत हमें 5 रिट दी गई है। रिट अक्सर आप सुनते हो रिट के बारे में, कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट डाल दी। अब ये रिट है क्या? आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, और रिट का वैसे मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदेश। तो ऐसी 5 कौन कौन सी रिट हैं जो संविधान ने हमें दी है, आइए हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहली जो रिट आती है हमारे पास, फर्स्ट, ये पांचों हम यहां पे पढ़ेंगे एक साथ। इसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड है, जिसको हम इंग्लिश में तो ढाल दिया लैटिन वर्ड्स है, इसे कहते हैं हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस, जैसे कि बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को पेश करना। अर्थात यहां पर कहेंगे लेट द बॉडी प्रोड्यूस, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि शरीर प्रस्तुत करे, प्रस्तुत करे, लेट द बॉडी प्रोड्यूस। पहले आप इसको समझ में लिखा देता हूं यहां पर, फिर इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी जो रिट आती है हमारे पास, वो आती है परमादेश। परमादेश, जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं मैंडमस, और इसका मतलब होता है वी कमांड, अर्थात हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। क्लियर? तीसरी जो रिट आती है हमारे पास, वो आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध, और प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन, अर्थात रोक देना। इसमें क्या होता है, जो उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, वह अपने लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, उसको कार्य करने से रोक देता है। कार्य करने से रोकना, इसे प्रोहिबिट कर देता है, मना कर देता है, प्रतिषेध कर देता है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ रिट, और जो चौथी रिट है उसे कहा गया है उत्प्रेषण, सर्चरी, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण जो रिट है ये कब होती है, ये निम्न जो लोअर कोर्ट होती है ना, और वो काम नहीं करती टाइम पर, तो ऐसे केस में वो उच्च न्यायालय को भेजे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय से, मैं यहां लिख रहा हूं, न्यायालय से फाइल मंगवाना, फाइल या केस मंगवाना। इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में कर देता हूं, बुक्स में आप पढ़ोगे अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन यहां मीनिंग समझ में आना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास जो पांचवी रिट आती है, वो आती है अधिकार प्रच्छा, जिसको कहते हैं क्यो वारंटो। पांचवी रिट है अधिकार प्रच्छा। इसका मतलब क्या होता है, ये हम कहां इस रिट का यूज करते हैं, अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, बाहर कार्य करता है, तो उस पर क्या करा दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है, उस पर रोक लगा दी जाती है। ये है 5 रिट। अब देखो, आपने बुक्स में पढ़ी होंगी या कहीं और पढ़ी होंगी, कंफ्यूज हो जाते हो किस रिट में क्या है।
अब बिल्कुल इसको आसान तरीके से हम समझेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली रिट, ये पांचों जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है अनुच्छेद 32 के तहत, और आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब क्या है इसमें, पहली रिट कह रही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बंदी बनाया गया है ना उसको कह रहे हैं कि न्यायालय में, अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, लेट द बॉडी प्रोड्यूस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ये रिट इसलिए होती है अगर मान लो किसी को बंदी बनाया गया है, कारागार में डाला गया है, अगर उसके साथ ज्यादती होती है, फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो अदालत ये आदेश देती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सामने लाया जाए ताकि खुद अदालत उसे रूबरू हो सके, उसे देख सके। दूसरा है परमादेश। ये रिट बड़ी इंपॉर्टेंट है खासतौर से हमारे जैसे देश में, क्योंकि कई बार क्या होता है सरकारी कर्मचारी या अधिकारी काम नहीं करते, तो उनके लिए खास तौर पर है हम आदेश देते हैं। आप इनके वर्ड जरूर याद कर लेना। परमादेश का मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने कार्य को नहीं करता तो ऐसे केस में हम ये रिट लगाते हैं, जिसमें अदालत उसे आदेश देती है कि हमें ये बताओ कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्या रीजन था, क्या कारण था। तो इसमें जवाबदेहिता की बात होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये रिट भी, जैसा कि आप समझ पाए हो। उसके बाद तीसरी है प्रतिषेध, मतलब रोक देना, प्रोहिबिट कर देना। ये रिट कब लगाई जाती है, मान लो कोई निम्न न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, और वो काम कर रहा है जो उसे करने का अधिकार ही नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, या असंगत काम कर रहा है जिसको उसको अधिकार ही नहीं है, तो ऐसी रिट हम एक न्यायालय में लगाते हैं। तो न्यायालय क्या करता है, उस अधीनस्थ न्यायालय को उस केस पर सुनवाई करने के लिए रोक लगा देता है, कहता है कि स्टॉप, आपको ये काम करने का अधिकार नहीं है, इस काम को आप मत करो, इसलिए इस रिट का यूज किया जाता है। इसके बाद फोर्थ रिट आती है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है ना उससे ये क्या कर लेता है, फाइल मंगवा लेता है। किस दिशा में, देखो दो कारण होते हैं, या तो लोअर कोर्ट समय पर सुनवाई नहीं कर रहा, किसी केस में जानबूझ के या किसी और कारण से डिले होता जा रहा है और आपको लगता है कि इस केस में बहुत ज्यादा डिले हो गया है, तो ऐसे केस में हम उत्प्रेषण रिट लगाते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है, निम्न न्यायालय को ये आदेश देता है कि भाई इस पे सुनवाई करना बंद कर दो, ये फाइल, ये केस सीधा हमारे पास ले आओ, या किसी इस केस को और दूसरे न्यायालय में, कोर्ट में रेफर कर देता है और उसकी सुनवाई के लिए आदेश देता है। तो सिंपल सी अगर मैं यहां पे बात करूं तो उत्प्रेषण का मतलब है कि अगर किसी केस में देरी हो रही हो, डिले हो रहा हो, तो ऐसे केस में हम ये रिट लगाते हैं, जिसमें न्यायालय खुद वो फाइल मंगा के खुद भी सुनवाई कर सकता है, या किसी जस्टिस को या कोर्ट को अपॉइंट करके उस पे एक तय समय सीमा के अंदर सुनवाई का आदेश देता है। अब आते हैं अधिकार परीक्षा पर, क्यों वारंटों पर। अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो न्यायालय उस पर रोक लगा देता है। देखो समझो, ऐसा होता भी है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कुछ सुनने में मिल जाता है, काम करना होता है किसी और को और काम कर देता है कोई और। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं कि फांसी की सजा देने का काम, एग्जाम्पल है केवल, ये सेशन कोर्ट का काम है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, सत्र न्यायाधीश है, वो फांसी की सजा देता है। सपोज करो अगर मान लो वही काम, वही सजा सीजेएम दे दे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे दे, या उससे नीचे वाली कोई कोर्ट दे दे, तो वो तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे काम पर रोक लगा दी जाती है। या आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझिएगा, आप सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा, कोई चीज आपकी गुम हो गई और आपकी जो चीज गुम हुई है वो किसी और थाने के क्षेत्र में आता है। जैसे पहले समय होता था, हमारे मोबाइल गुम हो जाता था तो हम उसकी रिपोर्ट वही लिखवाते थे जिस क्षेत्र में वो गुम हुआ था।
तो वो कहलाता है ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र आता है। तो अगर कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, आपको लगता है कि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, इसको ये काम करने का, सुनने का, देखने का अधिकार ही नहीं है और फिर वो कर रहा है, तो ऐसे केस में न्यायालय उस पर रोक लगा देता है और कहता है आपको ये काम करने का अधिकार है ही नहीं। इस रिट को हम कहते हैं अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। तो ये था हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार। तो ये दो वीडियो है, वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 9। अगर ये आप दोनों वीडियो देखते हो तो ये टॉपिक आपका कवर होगा अच्छे तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप दोनों ही सीक्वेंस में लगातार ये वीडियो देखना। ये समझो आपके नंबर कंफर्म है, पक्के हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा तो ये समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये हमने 6 मौलिक अधिकार बहुत ही डिटेल से और एक एक पॉइंट जो बन रहा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो बने रहिएगा चैनल पर और ऐसे ही अगली सीरीज में हम आते हैं वीडियो नंबर जो है 10 में अगला टॉपिक लाएंगे। 8 और 9 जो है ये फंडामेंटल से रिलेटेड थी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।